चलिए आज हम पढ़ेंगे नाभिक का लेक्चर नंबर 6। और 5 लेक्चर जो है हमारे हो चुके हैं और 6 लेक्चर पे हम आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आशा है कि आपने जो है एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी यहाँ तक की, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप 5 लेक्चर की एनसीईआरटी पढ़कर नहीं आओगे तो छठी की जो है लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे ही मैंने आपसे बोला था कि जो भी टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी एनसीईआरटी आपको पहले से पढ़ के आनी है, ताकि जो है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए और जो है आगे पढ़ पाए। तो अभी तक अगर आप पढ़ के नहीं आए आज के टॉपिक के बारे में, आज का टॉपिक है नाभिक का आकार, तो नहीं पढ़ के आए तो मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ के आ जाओ एक बार, तो फिर वीडियो देखो, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। और चलिए फिर अपने लेक्चर को फटाफट शुरुआत करते हैं। आज खत्म करेंगे मस्त तरीके से, और अपना इतना मजा आएगा नाभिक को पढ़ने में आपको कि आपको कभी मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए ये जो मैंने आपको समझाने के लिए लगा रखा है, देखिए देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने आपको पहले ही समझाया है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अब रुकिए जरा। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जो खिंचकर अंदर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि जो है जो बल जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, वो बल बैलेंस हो जाता है किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ा कि एक जो है नाभिक के अंदर दो तरीके के जो है हमने वो पढ़े हुए थे। एक जो है उसका अ, हमने पढ़ा था। रुको मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है उसको हम एक्स मान लेते हैं। एक होती है उसकी द्रव्यमान संख्या और एक होती है उसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है, उसको जेड से बता बढ़ता है। एक होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शाते हैं और उसको जो है ऊपर लिखा जाता है। तो जो है और अगर हमको न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाती है ए। वैसे हम किसको हटाएंगे? जेड को। ए में से जेड को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी ये हमारी जो है हमारे इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और जिसमें ए जो है हमारी द्रव्यमान संख्या है और जेड है जो हमारी हमारी परमाणु संख्या है। और फिर हमने पढ़ा कि जो है एक नाभिक के अंदर जो है उसका जो है धनात्मक आवेश होता है, वो केवल और केवल एक प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता है, वो केवल द्रव्यमान देने के लिए होता है। यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसमें उसको गिना जाता है। लेकिन अगर आवेश की बात है तो उसका कोई आवेश नहीं होता, उसका कोई आवेश में कोई भी तरीके का जो वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। फिर समाकलन जो है अपना कुल मिला के आवेश में कुछ कोई रोल नहीं है। वो केवल द्रव्यमान संख्या में जिसका जो है मापन होता है। और जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। और उसका जो है ऋणात्मक आवेश की वैल्यू जो होती है वो हम जैसे पढ़ चुके हैं, माइनस का जेड ई होती है। और जो है यहाँ पर जो है नाभिक में जो वो आवेश होता है उसकी वैल्यू जेड ई होती है। क्योंकि और हमने पढ़ा था एक फंडामेंटल पार्टिकल मतलब एक सबसे छोटी इकाई ही होती है, जिसका जो है पूर्णांक गुणज होते हैं बाकी के आवेश। तो वो जो सबसे छोटी इकाई होगी जिसकी जिस सबसे छोटी इकाई जिसके सब पूर्णांक गुणज होते हैं उसी को हम ई कहते हैं। और जेड यू जो होती है वो हमारे प्रोटॉन का जो है धनात्मक आवेश है उसकी होती है। और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा आवेश होता है वो माइनस का जेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, इसलिए जो उसमें माइनस का साइन आता है। और जो प्रोटॉन जो है वो हमारे धनात्मक होते हैं, इसलिए जो है प्लस का साइन आता है। और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए वहां पे जो है नेगेटिव साइन आता है, यानी माइनस का साइन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा है, रदरफोर्ड वह अग्रणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु नाभिक के अस्तित्व की परिकल्पना की संस्थापना की। रदरफोर्ड के सुझाव पर ग्रीगर और मार्क्सडेन ने स्वर्ण के वर्क पर अल्फा कणों की प्रकीर्णन से संबंधित प्रसिद्ध प्रयोग किया। याद करिए हमने कुछ चैप्टर पहले परमाणु चैप्टर में पढ़ा था। परमाणु, हाँ परमाणु चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि कैसे जो है एक बिस्मथ 214 शायद लिया था, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था कुल मिला के। उससे जो है हमने अल्फा की जो है कुछ कण वहां उसमें से निकाले थे। और वो अल्फा के कण हम लोगों ने लेड की जो है ईंटों से निकाले थे। और लेड की ईंटों से निकालकर हमने उसको पतली पन्नी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर छोटी पन्नी, पतली पन्नी मतलब पतली छोटी नहीं, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पतली पन्नी का जो है हमने इस्तेमाल किया था। और उस पर जो है जब मैंने देखा उस पर जो है हमने अल्फा पार्टिकल खड़े थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ जो है अपने 90 डिग्री के कोण पर गए थे, कुछ जो है 90 डिग्री के ज्यादा थे कोण पर गए थे। और हमने उसमें देखा था कि अ, जो है आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब 99
99 दशमलव कुछ इलेक्ट्रॉन तो केवल सीधे ही निकल गए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि जो एक परमाणु में जो है ज्यादातर जगह खाली है, ये है दर्शाता है। और बहुत ही कम, बहुत ये समझ लीजिए 8,000 में एक इलेक्ट्रॉन केवल 90 के कोण से यहाँ पर गया है। मतलब 8,000 में एक बहुत कम होता है, जिसको हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो 8,000 में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, सॉरी, एक अल्फा पार्टिकल जो है जो 90 के कोण से यहाँ पर गया था, उससे घलने के बाद पन्नी के बीच में। मतलब जो है उसके क्या बोलते हैं, पन्नी के जब ये नाभिक होता है, नाभिक जैसा माना गया था कि ऐसी कोई तो बीच में ऐसी चीज है जिसमें पूरा द्रव्यमान और पूरा जो है धनात्मक आवेश जो है वो है। तो वो कैसी, वही तो हमारा नाभिक, वही था उस पतली पन्नी का नाभिक बीच में। तो ये था जो है हमारा ग्रीगर और मार्क्सन का उपयोग था, और रदरफोर्ड के सुझाव पर ये किया गया था। उनके प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति, हाँ उसमें जो है हमने जो बिस्मथ से जो हमने जो अल्फा पार्टिकल पास की थी, उनकी ऊर्जा कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पिछली चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। और गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों के स्वर्ण नाभियों के निकटस्थ पहुंच की दूरी 4 × 10⁻⁻ मीटर है। यह प्रयोग स्वर्ण के अणुमंडल की संरचना को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण था, और इससे उन्होंने प्रकीर्णन के माध्यम से नाभिक का वास्तविक साइज तथा कूलाम के प्रतिकर्षण बल का महत्व दिखाया था। याद कीजिए, पिछले हमने ये भी निकाला था कि एक जगह पर जो आता है, जब वो बल लगाता है ना नाभिक उस पर अल्फा पार्टिकल पे, तो धीमे 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 जो वो अपनी गति धीमी करता जाता है, धीमी करता जाता है। एक ऐसा वक्त आता है कि वो जो है नाभिक के पास आने के बाद रुक जाता है। मान लीजिए नाभिक है, इसके पास आके वो रुक जाता है। तो हमने उस जो है आर की वैल्यू भी निकाली थी कि जो है जो सबसे कम दूर, रुकिए, तो हमने निकाली थी कि सबसे कम दूर जो वहां तक पहुंचने वाला पार्टिकल, वो दूरी भी हमने निकाली थी। और उस वो बल जो उस पर लग रहा है, वो बल भी हमने निकाला था, प्रकीर्णन बल। उसका जो है मॉडल भी हमने गुलाम उसमें देखा था। तो स्वर्ण की परत से अल्फा कणों के प्रकीर्णन को रदरफोर्ड ने यह मानकर समझाया कि प्रकीर्णन के लिए केवल कूलाम का प्रतिकर्षण बल ही उत्तरदायी है। उन्होंने तो ऐसे ही समझा कि जो है कुछ तो बीच हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा बीच में जो है धनात्मक है, धनात्मक आवेश की कुछ तो कोई तो चीज रखी हुई है, जो है उस पर बल लगा रही है। और उसी बल के कारण जो है, प्रतिकर्षण बल के कारण जो है वो जो इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ से वहां भाग रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं, कुछ ढलकर दूर हो जा रहे हैं, कुछ दूरी से उन पर बल लग गया तो वो टेढ़े हो जा रहे हैं, कुछ जो है रुक जा रहे हैं आगे आकर। तो कुछ तो प्रतिकर्षण बल जो है उन पर लग रहा है, तो उसके लिए जो उसी के लिए जो उत्तरदायी है। चूंकि धनात्मक आवेश नाभिक में निहित होता है, नाभिक का वास्तविक साइज 4 × 10⁻⁻ मीटर से कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धनात्मक आवेश तो नाभिक में निहित होता है, तो नाभिक का वास्तविक साइज तो 4 × 10⁻⁻ से कम होना चाहिए। तो यह विस्तार पूर्वक समझाया जाता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग ने नाभिक की आवृत्ति और इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट किया। इसके अलावा यह प्रयोग स्वर्ण के प्रकाश पर आधारित है, और परमाणु नाभिक के महत्वपूर्ण गुणों की खोज में महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि हम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के अल्फा कण प्रयोग करें, तो इसके स्वर्ण नाभिक के निकटस्थ पहुंचने की दूरी कम और कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम ज्यादा की ऊर्जा इस्तेमाल करें, तो जब और जो निकटस्थ दूरी है, मतलब निकटस्थ दूरी मतलब होता है जो सबसे पास में पहुंचने वाली दूरी है, कि उसके सबसे पास में जो है उस परमाणु के नाभिक के पास पहुंच पाए, तो वो निकट दूरी कम होती जाती है अगर हम और ज्यादा 5.5 से और ज्यादा ऊर्जा के अल्फा कण जो है प्रयोग करें। तो यही है लगा, यदि हम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के अल्फा कण का प्रयोग करें, तो इनके स्वर्ण नाभिक के निकटस्थ पहुंच की दूरी का और कम हो जाएगी, और तब प्रकीर्णन प्रकीर्णन अल्प प्रास नाभिकीय बलों से प्रभावित होने लगेगा, और रदरफोर्ड द्वारा किए गए परिकल्पनाओं से प्राप्त मान बदल जाएंगे। तो यह प्रयोग द्वारा हम स्वर्ण नाभिकों को के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन की दूरी को माप सकते हैं, जो हमें नाभिकीय साइज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और ये इसी से जो है हमें नाभिक के साइज के बारे में पता चला था, इनकी प्रयोग के कारण। तो ग्रीगर और मार्क्सजन की इस प्रयोग ने जो है बहुत मदद की नाभिक के साइज के बारे में पता लगाने में। ये तो सबसे बड़ी चीज जो उसके लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया था, वो यही थी कि नाभिक की साइज के बारे में जो इन्होंने बता दिया था, जो कि बहुत बड़ी खोज थी उस समय की, कि नाभिक के साइज के बारे में जो है ये हमको जानकारी प्रदान करता है। और जो है इसके माध्यम से हम शुद्ध कूलाम प्रतिकर्षण बल की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं, जो रदरफोर्ड की परिकल्पनाओं के आधार पर अल्फा कणों और स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगता है। तो हम जो है हमने बताया था कैसे जो है, कि मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए जो है
वो नाविक है। और मान लीजिए कि ये पन्नी है, वैसे दिख तो नहीं रहा होगा सही, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। हाँ, मान लीजिए यहाँ से आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा का। तो क्या होता है कि जब वो यहाँ पर आते हैं, जब वो बहुत पास आ जाते हैं बल तो, जो अपना क्या बोलते हैं इससे बल होता है, अब वो तो पहले से ही लगना चालू हो जाता है। तो कूलाम जो बल होता है, प्रतिकर्षण बल, वो जो है पहले से ही लगना चालू हो जाता है। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये बल और ज्यादा ज्यादा लगने लगता है। जितने पास आप आओगे उतना लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल कितना होता है हमको पता है। विद्युत प्रतिकर्षण बल जो है, लेक्चर नंबर मतलब चैप्टर नंबर शायद पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो ये देखिए, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इससे हमको पता क्या चल रहा है, इससे हमको पता ये चल रहा है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इससे हमको पता ये चल रहा है कि जो हमारा प्रतिकर्षण बल है, वो जो है उल्टा तरीके से प्रभाव करता है R² से। R² बढ़ेगा तो हमारा प्रतिकर्षण बल घटेगा, R² घटेगा तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। तो यहाँ से जो पास में आता जा रहा है तो R घटता जा रहा है, तो R अगर घटता जा रहा है तो प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो वो जो है नाभिक है जो, वो इसको और धक्का देगा और धक्का देगा और धक्का देगा, तो एक समय ऐसा आएगा ये रुक भी जाएगा। तो ये रुक जाएगा, वही डिस्टेंस जो है हम पहले नाप भी चुके हैं अपने परमाणु चक्र में, जिसको हमने आर से जो है दर्शाया था। और यहाँ से हमने उसकी ऊर्जा भी निकाली थी, और हमने कुछ बहुत कुछ निकाला था परमाणु चक्र में इसी एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट जो है एक तरीके से समझ लीजिए बहुत, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी था, जिसने हमें ये समझाया कि नाभिक के साइज के बारे में जो है हमें जो है इंफॉर्मेशन दी। नाभिक का साइज क्या होता है, उसके मुझे उसका जो है परमाणु जो नाभिक के बारे में बहुत सी जानकारी दी। उस धनात्मक आवेश का होता है उसके बारे में जो है इन्होंने हमें बहुत जानकारी दी। कहने का अर्थ है कि इस खोज ने जो है हमें बहुत, इसका जो पुरस्कार दिया था वो बहुत ही मतलब दिया था केवल, ज्यादातर जो है सबसे बड़ी खोज इनकी यही थी कि नाभिक के साइज के बारे में उन्होंने बताया। तो ये बताया कि वो जो है घनात्मक जो है उसके जो है घनात्मक होता है। और कुछ कुछ तो ऐसा है जो घनात्मक आवेश का है और पूरा द्रव्यमान जो है उसके कहीं कहीं संकेंद्रित है। उसी को जो है इन्होंने बाद में नाभिक का नाम दिया। और उसी को जो है ये हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ गया, हाँ। तो उसी को जो है नाभिक इन्होंने, 2 मिनट रुकिए, हाँ। तो इसी को नाभिक नाम दिया था। और चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। रदरफोर्ड की परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले शुद्ध कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधारित है। इस प्रयोग के माध्यम से हम उन दूरी को जान सकते हैं जिस पर रदरफोर्ड के परिकलनों में आने वाले अंतर स्पष्ट होंगे। इससे हमें नाभिकीय साइज के विषय में निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। और रदरफोर्ड के परिकलन से स्पष्ट होता है कि अधिक ऊर्जा वाले कणों की प्रकीर्णन दूरी कम होती है, होगी, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा ज्यादा है वो और पास नाभिक की और पास में आएगा, और पास में आएगा तो प्रतिकर्षण बल भी उस पर ज्यादा लगेगा। क्या है, ज्यादा ऊर्जा वाले के लिए प्रकीर्णन दूरी जो है वो कम हो जाती है। और इससे नाभिकीय साइज के बारे में नए माप किए जा सकते हैं। तो इससे जो है नाभिकीय साइज के बारे में बिल्कुल नए माप किए जा सकते हैं। चलिए, तो ऐसे प्रकीर्णन प्रयोग करके जिनमें जिनमें अल्फा कणों के स्थान पर तीव्र गति इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न तत्वों के ऊपर बौछार की गई हो, इन तत्वों के नाभिकीय साइज अत्यंत परिशुद्धता से ज्ञात किए गए। यह पाया गया कि ए द्रव्यमान संख्या के नाभिक की त्रिज्या है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बताऊंगा। इस क्वेश्चन इससे एक ही तरीके का जो है न्यूमेरिकल बनता है, मतलब 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल इस अकेले फॉर्मूले में बन जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी उदाहरण कराऊंगा बाद में, तो आपको बताऊंगा इस अकेले इस फॉर्मूले से अकेले 3 तरह की जो है उदाहरण बन सकते हैं, आपको पता है। तो फॉर्मूला कितना जरूरी है, तो आप देखो, R बराबर R0 ए की पावर ए की घात 1/3 होती है। मतलब ये जो फॉर्मूला जो है निकाला गया, इसमें R0 क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। और ये जो है इसमें जो है द्रव्यमान संख्या है,
और जो है यही बता रहा है कि द्रव्यमान संख्या जो है कैसे जो है नाभिक की त्रिज्या पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि अगर ए बढ़ाएंगे तो नाभिक की त्रिज्या कैसे जो है बढ़ेगी, या ए घटाएंगे तो नाभिक की त्रिज्या कैसे घटेगी। तो ये जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे हमें नाभिक की त्रिज्या मतलब या हमें द्रव्यमान संख्या दी है तो हम जो है नाभिक की त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। मतलब द्रव्यमान संख्या मिलने पर हम नाभिक की त्रिज्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और की जो है हम्म तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाविक का साइज पढ़ा, नाविक के साइज के बारे में पढ़ा। और कल जो है नाविक का साइज खत्म करेंगे, जो आज हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसके बारे में जो है अभी और पढ़ना है। तो अभी केवल हमने आपको फॉर्मूला बताया है और आपको एक्साइटेड किया है अगले लेक्चर के लिए। अब अगले लेक्चर में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे हम। तो अगले लेक्चर में इसी फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उदाहरण 13.2 भी देखेंगे। और जो है और नाविक के साइज को खत्म, टॉपिक को खत्म करेंगे। उदाहरण 13.2 देखेंगे। तो आपको जो है आज जितना मैंने पढ़ा उसके एनसीईआरटी वो पढ़ के आनी है, जो कल हम पढ़ेंगे उसको भी आपको पढ़ के आना है। आप चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। उदाहरण जो मैंने बताया आपको, उदाहरण 13.2 उसको भी जो है आप एक बार लगा के खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फिर मेरी वीडियो देखिएगा, फिर जो है मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।